हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th की सिविक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 जो कि है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। नाउ यहाँ पे हम जानेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जो पीपल होते हैं अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ ये जो रूलर्स होते हैं कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं कंट्री रन करने के लिए। तो इन रूलर्स को कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेमोक्रेसी के साथ मिलकर वर्क करती है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी के डिसीजन मेकिंग में। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन है? ये इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक। नाउ हम ऑलरेडी इन इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पे हम इन इंस्टीट्यूशन के बारे में एलॉबरेटली पढ़ेंगे। बेसिकली इन इंस्टीट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों बनाए गए हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या किस तरीके के वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम एक एग्जाम्पल लेंगे अपना देश के को एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से वर्क करते गवर्नमेंट चलाने में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। तो जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए लिए जाते हैं। ठीक है। तो अगस्त 13 1990 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और इस ऑर्डर को कहा गया ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। ये जो ऑर्डर था ये बाकी गवर्नमेंट ऑर्डर के ही तरह था। इसका भी एक नंबर था, अपनी डेट्स थी। ठीक है। ये जो ऑर्डर था इसको बाद में साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने। ये जॉइंट सेक्रेटरी वो ऑफिसर था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन का ये जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर था। इसने इस ऑर्डर को साइन कर दिया। पर ये जो ऑर्डर था ये बड़ा छोटा था। अगर कहें तो बड़ी मुश्किल से ये पूरे पेज को कवर कर रहा था, एक पूरे पेज में था। ये जो ऑर्डर था ये इतना छोटा था और ये जो ऑर्डर था ये बड़े ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस की तरह लग रहा था। समझ सकते हैं आप कितना छोटा होगा ना। तो इसी तरह के जो ऑर्डर्स होते थे गवर्नमेंट हर रोज 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स गवर्नमेंट हर रोज़ इन तरीके के ऑर्डर्स को इशू कर दी थी कई अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर। पर ये जो ऑर्डर था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर था और ये कहीं ना कहीं कई सालों तक एक कंट्रोवर्सी का जरिया बनकर रह गया। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर था ये क्या था। ठीक है। ये किस बारे में था ये ऑर्डर, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर था इस इस ऑर्डर में मेजर पॉलिसी डिसीजन को अनाउंस किया था। इस ऑर्डर के जरिए जो मेजर पॉलिसी डिसीजन थे उसको अनाउंस किया गया था। इसमें ये कहा गया था जो 27% जो वैकेंसी है सिविल पोस्ट और सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी सर्विस है, उसमें जो 27% जो वैकेंसी है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व थी। नाउ इस बैकवर्ड क्लासेस को SEBC भी कहा गया था जिसका फुल फॉर्म था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इस बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग ऐसे कास्ट बिलोंग करते थे जिनको सरकार ने बैकवर्ड घोषित करके रखा था, यानी कि पिछड़ी जाति घोषित करके रखा था। अब इस जॉब का जो फायदा था ये ऐसे लोगों को मिलता था जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये जो कैटेगरी थी SEBC ये एक नई तरीके की थर्ड कैटेगरी के तौर पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो गवर्नमेंट में जो 27% जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी ये उन लोगों के लिए थी जो कि बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते थे और जो दूसरे लोग थे जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग नहीं करते थे वो इस जॉब के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। ठीक।
नाउ डिसीजन मेकिंग। अब जो इस तरीके के जो मेमोरेंडम थे, कौन इशू करता था, कौन डिसाइड करता था इस तरीके के मेमोरेंडम को इशू करने के लिए। अब ये तो इस बात से तो ये क्लियर है कि ये इतने बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो किसी एक इंसान के द्वारा नहीं लिए जा सकते थे, किसी एक इंसान के साइन पे नहीं होते। ठीक है, जो जो पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करता था वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कि जो ऑर्डर इशू हुआ है उसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल हुई है कि इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था। और ये जो इंस्ट्रक्शन कौन देता था, ये जो इंस्ट्रक्शन थे ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट द्वारा दिए कर जाते थे। नाउ हमने हमने ये डिस्कस किया है कि जो मेजर डिसीजंस थे, ठीक है, जो मेजर डिसीजन थे उसमें कई मेजर गवर्नमेंट की जो मेजर फंक्शनरीज थे वो इन्वॉल्व थे। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा इन सब पॉइंट्स को दोबारा कवर करने की कोशिश करते हैं। अब ये मेजर जो फंक्शनरीज थे ये कौन थे, पहला था प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट थे ये थे इनको स्टेट का हेड कहा जाता था और इनके पास सबसे जो कंट्री की जो हाईएस्ट पावर थी वो इनके हाथों में, तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी ये प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। उसके बाद आता प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का हेड और गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास सारी गवर्नमेंटल पावर होती है। जो कैबिनेट्स में जो मीटिंग होती है उनमें जो फैसले लिए जाते हैं ये ज़्यादातर फैसले प्राइम मिनिस्टर लेता है। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद आता है पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद भी कहा जाता है। अब संसद में दो जन होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट और दूसरा होता है दो हाउसेस, और ये टू हाउसेस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और संसद में यानी कि पार्लियामेंट में आने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको लोकसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी जो प्राइम मिनिस्टर है पार्लियामेंट में वो आ सकता है। ठीक, नाउ सो ये वो पीपल हैं जो कि डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है वो कई कई जो इवेंट्स होते उनकी कड़ी को जोड़ता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की घोषणा की थी 1979 में, और इसको लीड किया था, इसको हेड किया था बीपी मंडल ने। और इसीलिए ये जो ये जो कमीशन थी, ये जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस की जो कमीशन थी, इसलिए इनको मंडल कमीशन भी कहा गया। अब ये जो कमीशन क्यों बनी थी, it was asked to determine the criteria to identify the social and backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement। तो ये जो कमीशन बनी थी ये इसलिए बनी थी कि इस कमीशन का ये काम था कि आइडेंटिफाइड कर सके उन लोगों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब पिछड़े हैं। ठीक है, हमारे भारत में उन कास्टों को, उन क्लासेस को पहचानने का काम मंडल कमीशन का था, जो उसी सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हों और उनके सुधार के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए। तो कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में दी, और कमीशन ने जितने भी रिकमेंडेशन दिए थे उनमें से कई रिकमेंडेशन को मान लिया गया। इनमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब है वो इन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी जाए। अब ये जो रिपोर्ट्स थी और इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। तो कई सालों तक कई पार्लियामेंट्रीज यानी कई सांसद और जो कई पार्टियां थी उन्होंने इस बात की डिमांड की कि ये जो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, जो कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं उसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये कई सालों तक इस पे बहसबाजी हुई। तो जब लोकसभा 1989 की जब लोकसभा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में जो जनता दल थी उसने इस बात का प्रॉमिस किया
कि अगर वो सत्ता में आई, अगर अगर उनको वोट देकर उनको पावर में लाया गया, तो वो मंडल जो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उसको लागू कर देगी, उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। तो इसी चक्कर में जो जनता दल थी, उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और जो वीपी सिन्हा थे, जो वीपी सिंह थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। यानी कि जनता दल के जो लीडर थे वीपी सिंह, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो जब जनता दल सत्ता में आई, तो कई तरह के डेवलपमेंट हुए। अब ये डेवलपमेंट क्या थे? पहला डेवलपमेंट था जो पार्लियामेंट ऑफ जो इंडिया, जो प्रेसिडेंट था इंडिया का, उसने पार्लियामेंट में एड्रेस किया और उन्होंने गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी, यानी कि मंडल कमीशन को लागू करने की जो इंटेंशन थी, जो मंशा थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको पार्लियामेंट के सामने अनाउंस किया। तो 6 अगस्त 1990 को जो यूनियन कैबिनेट थी, उन्होंने फॉर्मल डिसीजन लिया और मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके दूसरे दिन जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को इन्फॉर्म किया कि जो डिसीजन लिया गया है, ये दोनों हाउसेस की सहमति से लिया गया। अब ये जो डिसीजन था कैबिनेट का, उसको बाद में पर्सनल और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग को भेज दिया गया। तो जो वहाँ का जो सीनियर ऑफिसर था, किसका, जो पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर था, उसने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया। ठीक है, जो कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया था उसके बेस पे उसने ऑर्डर ड्राफ्ट किया, और उसके बाद उसने जो मिनिस्टर थे उनकी अप्रूवल ली। इसके बाद एक ऑफिसर ने इस ऑर्डर को साइन किया। यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में एक ऑफिसर ने ये जो ऑर्डर जो ड्राफ्ट किया गया था उस ऑर्डर को साइन किया, और इस तरीके से जो ऑफिस मेमोरेंडम है नंबर 3601/3190 वॉज बॉर्न ऑन 31st 1999। इस तरीके से 13 अगस्त 1919 को ये जो नया ऑफिस मेमोरेंडम था वो इशू हो गया। तो अगले कुछ महीनों तक पूरे पूरे भारत में ये जो रिजर्वेशन कोटा का जो ये जो ऑर्डर था, बहुत ही बड़ा इशू, यानी कि चर्चा का विषय बनकर रह गया। जितने भी न्यूज़पेपर थे, जितने भी मैगजीन्स थे, वो पूरे के पूरे अपने विचारों से भरे थे कि ये किस तरीके का इशू है ना। अब इससे क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उसके उन प्रोटेस्टों के लेकर काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ लोग तो हिंसक भी हो गए। तो मैनी पीपल, कई जो लोग होने थे, उसने इसके खिलाफ स्ट्रांगली रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फैसला था वो कई हजार लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो नौकरी मिलने की जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको धक्का दे रहा था। कुछ को ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में अब इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, इनइक्वालिटी होने लगी है। कुछ लोग, कई जो लोग थे, वो इस रिजर्वेशन को ज़रूरी मानते थे, और उनको ये लगता था कि ये जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जिनके पास इतना एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। और जो कुछ लोग थे उनको लगता था ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको लगता था कि जो इक्वालिटी है कई लोगों को जॉब लेने में, वो उस चीज़ को नकार रहे हैं, इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की सुविधा देकर। कुछ लोगों को ऐसे लगना लगा था कि वो क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको वो जॉब नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में 27 जो परसेंट कोटा है वो बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो वो जो लोग हैं जो एलिजिबल हैं, उनके लिए ये जो चीज़ है, ये जो जॉब है, वो उनको नकार दी जाएगी। सम फेल्ट दैट दिस वुड perpetuate caste feeling among people and hamper national unity। तो कुछ लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो कास्ट फीलिंग है लोगों के बीच में, उसको जगाएगी और एक नेशनल यूनिटी को
के को हैम्पर करेगी। तो इस चैप्टर में हम इस बात में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये जो डिसीजन था वो अच्छा था कि बुरा, ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर में ये जो ऑर्डर था उसको एक एग्जाम्पल लिया गया है कि किस तरीके जो मेजर डिसीजन होते हैं देश में लिए जाते हैं और उनको लागू किया जाता था। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो सही था कि बुरा। यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक ऑफिस मेमोरेंडम को इशू किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? You know that Supreme Court and High Court in India settle dispute arises out of governmental decision। आपको ये पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वो जो गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको सॉल्व करता है। Some persons and association oppose this order file in number of cases in the court। तो कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ एसोसिएशन होते हैं, वो इस तरीके के ऑर्डर को अगर इस तरीके के ऑर्डर का विरोध करें तो वो कई तरीके के केसेस को कोर्ट में फाइल कर देते हैं। वो कोर्ट से अपील करते हैं कि वो इस तरीके के ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन, इनके जो लागू है उसको बंद करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंचेस ऑल दीज केसेस टुगेदर। तो जो सुप्रीम कोर्ट है कि अगर सेम तरीके के जो केसेस है वो फाइल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इनको एक बंच, ये सारे केसेस को एक साथ बंच करती है और इन केसेस को कहा जाता है इंदिरा स्वने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस, ठीक। तो 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्गुमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। तो जो 11 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ने के उन्होंने इस आर्गुमेंट, इस बहसबाजी को, दोनों साइड की बहसबाजी को सुना। बाय ए मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस in 1992 declared that this order of government of India was valid। तो 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजेस थे उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो ये जो ऑर्डर है, रिजर्वेशन वाला जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाइड इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। और उसी समय जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने गवर्नमेंट को ये कहा था कि जो ऑर्डर है उसको ओरिजिनल ऑर्डर से थोड़ा मॉडिफाइड कर दें। It was said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation। तो ना इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस में जो बहुत ही भरे भरे लोग हैं, यानी जो फाइनेंशियली जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको इस ऑर्डर से एक्सक्लूड कर दें, उनको इस रिजर्वेशन कोटा से हटा दिया जाए। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another Office of Memorandum on 8 September 1993। The dispute thus came to an end and this office has been since followed since then। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बैकवर्ड क्लास में उन लोगों को हटा दे जो फाइनेंशियली भले बुरे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट ना मिले। तो जो डिपार्टमेंट था, पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना और उन्होंने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम 8 सितंबर 1983 को इशू किया और इसी मेमोरेंडम के साथ जो विवाद था वो खत्म हो गया और ये जो पॉलिसी थी इसके बाद से फॉलो की जाने लगी ना। पर हमें जरूरत क्यों पड़ती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। हमने वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है। जो गवर्निंग कंट्री होती है वो कई तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन की सिक्योरिटी को लेकर, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर, उनको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर, टैक्स कलेक्शन को लेकर, मनी स्पेंड करने को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और प्रोग्राम में
मनी स्पेंड को लेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको फॉर्मुलेट करें, उसको बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। some person have to take decision on how to go about these activities। जो कुछ लोग होते हैं उनको इन पे भी डिसीजन लेना पड़ता है कि इस एक्टिविटीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें, और कुछ लोगों को तो इस पर डिसीजन लेना पड़ता है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be one to determine what is right and what is wrong। अगर किसी तरीके का विवाद उठता है इन फैसलों को लेकर, इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, तो यहाँ पे कोई होना चाहिए जो इस बात को डिटरमाइन कर सके, इस बात को बता सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हर किसी के लिए कि कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position changes। तो ये जो एक्टिविटी है कि क्या गलत है क्या सही, ये हमेशा चलती रहे, भले ही जो इंसान है उस पोजीशन में बदलता रहे। ठीक। So to attend all these tasks, several arrangements are made in all modern democracy। तो इन्हीं सब टास्कों को अचीव करने के लिए, अटेंड करने के लिए कई तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं इंस्टीट्यूशन। अ डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम। तो डेमोक्रेसी तभी अच्छी तरह काम करेगी जब इन इंस्टीट्यूशन को जो काम दिया जाता है वो अपने बहुत ही निपुणता से करे। The constitution of any country lay down basic rules of power and function। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कई तरीके के रूल्स और रेगुलेशन और फंक्शंस को डिसाइड करता है। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन के रूल्स और फंक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है। In the example above, we saw several such institutions at work। तो हमने जो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स है वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्क करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होता है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो सारे पॉलिसी डिसीजंस लेता है। ठीक है, दे टेक्स ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट्स लोगों का क्या काम होता है, वो जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इंस्टीट्यूशन लेता है। उसके बाद आता है सिविल सर्वेंट। Civil servants working together are responsible for taking steps to implement the ministry's decision। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पॉलिसी डिसीजंस बनाते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिए उनको लागू करना। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है जिनका ये काम होता है कि जो विवाद है सिटीजन्स और सरकार के बीच में जो विवाद है उसको सेटल करना। तो क्या आप कोई और इंस्टीट्यूशन सोच सकते हैं और उनका रोल क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन के साथ जो काम करना होता है इट इज़ नॉट इजी। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर्स। ठीक है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जो लीडर्स होते हैं उनके हाथ को बांध कर रखते हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटी एंड रूटीन। इंस्टीट्यूशन मीटिंग कमेटी और रूटीन्स में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो फैसले होते हैं उनमें देरी होती है, उनमें मुश्किलें आती हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। और इसी वजह से जब हम इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। एक को ऐसे लगने लगता है कि इससे अच्छा होता कि एक के हाथ में फैसले लेने का अधिकार होता बिना किसी रूल प्रोसीजर और मीटिंग के। ठीक है, जब हम फैसले लेते हैं तो हमको हर एक इंस्टीट्यूशन से गुजरना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी डिले हो जाती है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो कभी कभी इस तरीके के जब इश्यूज होते हैं तो
जो फैसले लेते हैं उनको वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हाँ इससे अच्छा तो एक ही इंसान होता जो सारे फैसले लेता बिना किसी रूल्स और प्रोसीजर के और बिना किसी मीटिंग के, ठीक है। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पर ये डेमोक्रेसी की कोई स्पिरिट नहीं। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। कभी कभी कुछ अगर कोई डिले हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है और किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा वो बताई जा रही है, तो वो कभी कभी बहुत यूजफुल हो जाती है। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं बड़े ही लोगों को कि वो कंसल्ट कर सके, किसी डिसीजन को वो कंसल्ट कर सके, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी कभी जो अच्छे डिसीजन होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट कर देते हैं कि वो अच्छे डिसीजन को फटाफट ले सकें, ठीक है। दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। पर अगर वो गुड डिसीजन को फटाफट लागू करने में मुश्किल पैदा करते हैं तो वो जो बैड डिसीजन होता है उसको भी फटाफट लागू करने में उनके लिए दिक्कतें पैदा होती हैं। और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इंस्टीट्यूशन को इंसिस्ट करती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन का रोल होना चाहिए। नाउ in next class we are going to discuss about these three institution। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So see you in my next class. Have a good day. Have a nice day.